नमस्कार साथियों। कल रात केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली ईडी की आज कहानी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईडी इतनी ताकतवर कैसे बन गई। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। देखिए, आपको बता दें, जैसा कि आपने जानकारी दी है कि दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी हो गई है, यानी कि पहले से ही जिस बारे में आशंका जताई एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। 21 मार्च की देर रात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। ऐसा करने वाली जांच एजेंसी का नाम है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। पिछले कुछ सालों में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों ने सुर्खियां बटोरी है। इस जांच एजेंसी को अब सीबीआई और एनआईए से भी ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। हालांकि ईडी के शिकंजे में आए 85% नेता विपक्ष के ही होते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली ईडी इतनी ताकतवर आखिर कैसे हो गई और ईडी को लेकर विपक्ष के नेता इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं। आज़ादी के बाद के सालों में विदेशों में चल रहे स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन करने वाले लोगों की जांच की शुरुआत महसूस हुई। इसके लिए देश की आज़ादी के समय से ही एक कानून था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा 1947। 1956 में देश में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। इस दौरान आर्थिक मामलों के विभाग ने एक अलग यूनिट बनाने का प्रस्ताव रखा। इस यूनिट का नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। एक साल बाद 1947 में इस यूनिट की शुरुआत हो गई। दिल्ली में इसका ऑफिस खोला गया और एक लीगल सर्विस ऑफिसर इसका कर्ता धर्ता बना दिया गया। ये यूनिट के डायरेक्टर थे। इसके बाद आरबीआई के एक अन्य अधिकारी को इस डायरेक्टर का असिस्टेंट बना दिया गया। साथ ही 3 इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर भी इस यूनिट में शामिल किए गए। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में इन्फोर्समेंट यूनिट की 3 शाखाएँ भी खोली गई क्योंकि इन तीनों शहरों में स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। इसके बाद इस संस्था का नाम बदलकर इन्फोर्समेंट यूनिट की जगह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जनरल यानी ईडी रख दिया गया। साल 1960 में ईडी का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक मामलों के विभाग से लेकर राजस्व विभाग को दे दिया गया। कुछ वक्त तक 1947 का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट निरस्त हो गया और इसकी जगह 1973 में आए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ने ले ली। माने फेरा 1947 की जगह फेरा 1973 आ गया। इसी नए कानून के तहत ईडी काम करने लगा। साल 1973 से साल 1977 तक ईडी का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का प्रशासनिक नियंत्रण रहा। ईडी ने कई बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े मामले हैंडल किए। मसलन महारानी गायत्री देवी, जयललिता, टीटीवी दिनकरन, हेमा मालिनी, विजय माल्या, रिलायंस के प्रतिद्वंदी आरके ग्रुप और बीसीसीएल के चेयरमैन अशोक जैन से जुड़े मामलों में फेरा कानून के उल्लंघन के आरोप में ईडी ने जांच की। फेरा के तहत ही ईडी को बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या उसके ऑफिस में घुसने का अधिकार था। ईडी पर 3rd डिग्री टॉर्चर के आरोप भी लगे। 90 के दशक तक ईडी का ज़्यादा डर उद्योगपतियों के बीच रहा। साल 2000 में फेरा को इसके बहुत सख्त होने के चलते निरस्त कर दिया गया। इसकी जगह पर आए फेमा कानून के तहत विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों को सिविल ऑफेंस में बदल दिया गया। इसके चलते अब ईडी लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में नहीं रख सकती थी। साल 2002 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इस दौरान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए संसद में पेश किया गया। 2004 में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। 1 जुलाई 2005 को यूपीए सरकार ने अटल सरकार के समय बने पीएमएलए कानून को लागू कर दिया। फिर यूपीए सरकार ने ही 2012 में पीएमएलए संशोधन अधिनियम लाकर इसके तहत आने वाले अपराधों को दायरा बढ़ा दिया। फिर इसी कानून में धन छुपाने, अधिग्रहण और धन के आपराधिक कामों में इस्तेमाल को शामिल किया गया। इस संशोधन की बदौलत ईडी को कुछ और विशेषाधिकार मिले। मसलन पीएमएलए ईडी को राजनीतिक घोटालों पर कार्रवाई का भी अधिकार देता है। इसके बाद से ही विदेशों में शरण लेने वाले आर्थिक मामलों के अपराधियों की तादाद बढ़ी। तो इनसे निपटने के लिए बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने साल 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम यानी एफईओए पास कर दिया। इस कानून के तहत कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी ईडी के पास आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि मामला ईडी के हाथ में कब जाता है। जब किसी थाने में 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा की रकम गलत तरीके से कमाने का मामला दर्ज हो
तो ये सूचना पुलिस ईडी को देती है। या इसके अलावा अगर ऐसा कोई मामला ईडी के स्वतः संज्ञान में भी आ जाता है तो वो खुद थाने से एफआईआर चार्जशीट की कॉपी मंगवा सकती है। इसके बाद ईडी यह देखती है कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का तो नहीं है। आखिर ईडी को इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? ईडी को पीएमएलए कानून से सबसे ज़्यादा ताकत मिलती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी पीएमएलए एक क्रिमिनल लॉ है। इसके तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों की संपत्तियों की जांच, पूछताछ, गिरफ्तारी और संपत्तियां जब्त करने का अधिकार है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये अकेला एक ऐसा कानून है जिसके तहत जांच करने वाले ऑफिसर को दिया गया बयान कोर्ट में सबूत माना जाता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान के कोर्ट में कोई वैल्यू ही नहीं होती है। किसी आरोपी को सिर्फ तब जमानत दी जा सकती है जब कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो कि आरोपी वास्तव में दोषी नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग कन्फर्म हो जाने पर ईडी संपत्ति की खोजबीन और फिर उसे जब्त करने की प्रक्रिया कर सकता है। पीएमएलए के सेक्शन 4 के तहत दंडनीय अपराधों के मामले स्पेशल कोर्ट्स में सुने जाते हैं। इन्हें पीएमएलए कोर्ट कहा जाता है। पीएमएलए कोर्ट के किसी ऑर्डर के खिलाफ उच्च अदालतों में अपील की जा सकती है। तो आखिर ईडी में ऐसा क्या है जो सीबीआई और एनआईए से भी वो ज़्यादा पावरफुल हो गई है? अब याद कीजिए 2020 का वो किस्सा जब एक के बाद एक 8 राज्यों में सीबीआई को अपने यहाँ बिना परमिशन घुसने से रोक दिया गया था। इसमें पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम राज्य शामिल थे। मतलब साहब है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनी सीबीआई को किसी भी राज्य में घुसने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है। हाँ, अगर किसी जांच किसी अदालत के आदेश पर हो रही है तब सीबीआई कहीं भी जा सकती है, पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकती है। करप्शन के मामलों में अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को उनके डिपार्टमेंट से भी अनुमति लेनी होती है। इसी तरह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को कानूनी ताकत एनआईए एक्ट 2008 से मिलती है। एनआईए पूरे देश में काम कर सकती है, लेकिन उसका दायरा केवल आतंक से जुड़े मामलों तक सीमित है। इन दोनों से उलट ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट केंद्र सरकार की इकलौती जांच एजेंसी है जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। ईडी छापा भी मार सकती है, प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, जैसे मकान या कोई होटल हो, तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता। अगर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसे गिरफ्तार करती है, उसे जमानत मिलना भी बेहद मुश्किल होता है। इस कानून के तहत जांच करने वाले अफसर के सामने दिए गए बयान को कोर्ट सबूत मानता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान की अदालत में कोई वैल्यू ही नहीं है। पिछले 18 सालों में 148 प्रमुख नेता ईडी के शिकंजे में हैं। इनमें 85% विपक्षी पार्टियों के नेता हैं। साल 2022 में इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि ईडी ने पिछले 18 साल में 147 प्रमुख राजनेताओं की जांच की, जिसमें 85% विपक्षी नेता थे। वहीं 2014 के बाद से इंडिया शासन के 8 सालों में नेताओं के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसी दौरान 121 राजनेता जांच के दायरे में आए, जिनमें 115 विपक्षी नेता है, यानी इस दौरान 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई। अब यूपीए के शासन में 2004 से लेकर 2014 के बीच में ईडी ने सिर्फ 26 राजनेताओं की जांच की, जिसमें विपक्ष के 14 यानी करीब 54% नेता शामिल थे। लेकिन ईडी ने इतने ज़्यादा केस दर्ज किए, उसके बाद में भी सज़ा बहुत कम लोगों को हो पाती है। विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद भी ईडी ने 31 जनवरी 2023 तक दर्ज केसों के बारे में डेटा जारी किया था। ईडी के मुताबिक पीएमएलए को कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक 5906 केस दर्ज किए। इसमें से सिर्फ 2.98% यानी 176 केस विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, सांसद, पूर्व सांसद के खिलाफ दर्ज किए गए। इन केसों में से 1142 में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि 513 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें से 25 केस में ट्रायल पूरा हो चुका है। 24 केसों में आरोपी दोषी ठहराए गए हैं, जबकि एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया है। ईडी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन 24 केसों में से 45 आरोपी दोषी पाए गए हैं। ईडी के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नेताओं पर इतने ज़्यादा केस दर्ज होने के बाद में भी सजा पाए सिर्फ कुछ ही लोग या नेता होते हैं। अब इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण है या वाकई में कुछ नेताओं या विपक्षी पार्टियों का डिफ़ॉल्ट है, ये तो ईडी ही जान सकती है या कोर्ट ही इन्हें अच्छे से जान सकती है। अगर आपको इसी तरह के कुछ वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।